हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखेंगे शुक्राणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो देखिए, शुक्राणु की संरचना को समझने के पहले यदि हम आपको बता दें कि अभी तक यदि आपने इसके पहले की जो वीडियो है वो यदि नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। देखिए, शुक्राणु की संरचना को समझते हैं। तो शुक्राणु की यदि संरचना को हम समझें, इसके पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले शुक्राणुओं को देखा किसने। तो यदि बात की जाए शुक्राणुओं को सबसे पहले देखा किसने, तो देखिए ल्यूवेनहॉक नामक एक वैज्ञानिक है, ठीक है, जिन्होंने सूक्ष्मदर्शी की भी खोज की थी, ठीक है। तो जो ल्यूवेनहॉक है, ठीक है, तो ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले शुक्राणुओं को देखा। किसने देखा? ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले शुक्राणुओं को देखा। तो सबसे पहले एक ल्यूवेनहॉक नामक जो साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले शुक्राणुओं को अपनी माइक्रोस्कोप में देखा। अब देखिए, यदि हम बात करें इन शुक्राणुओं की साइज की, तो देखिए शुक्राणुओं की जो साइज होती है, यदि हम बात करें इनकी साइज की, तो देखिए इनकी साइज कितनी होती है, 0.05 मिलीमीटर। देखिए, यदि हम मिलीमीटर में बात करें तो इनकी साइज कितनी होती है, 0.05। और यदि माइक्रोमीटर में बात करें तो 50 माइक्रोमीटर, ठीक है, कितनी होती है, 50 माइक्रोमीटर। तो शुक्राणुओं की जो साइज होती है वो कितनी होती है, 0.05 मिलीमीटर, या हम कह सकते हैं 50 माइक्रोमीटर। तो ये होती है शुक्राणुओं की साइज। अब देखिए, शुक्राणुओं की संरचना में मुख्य रूप से 4 भाग दिखाई देते हैं, ठीक है। शुक्राणुओं की संरचना में 4 भाग दिखाई देते हैं। पहला कौन सा है? पहला होता है शीर्ष, या जिसको बोलते हैं हेड। पहला भाग होता है शीर्ष या हेड। इसके बाद देखिए दूसरा भाग क्या होता है, इसको बोलते हैं ग्रेवा, इसको बोलते हैं ग्रीवा, या इसको नेक बोलते हैं इंग्लिश में नेक, या हिंदी में ग्रीवा। इसके बाद देखिए तीसरा जो भाग होता है, मुख्य भाग, वो क्या होता है, मिडिल पीस, या जिसको हम क्या बोलते हैं, मध्य भाग। तो तीसरा भाग होता है क्या, मध्य भाग। तीसरा भाग होता है मध्य भाग। अब देखिए इसके बाद चौथा भाग कौन सा होता है, लास्ट में होता है एक पूंछ, जिसको कि टेल बोलते हैं, ठीक है, पूंछ या टेल होती है, पूंछ या टेल। तो देखिए यहाँ पे ल्यूवेनहॉक जो है, सबसे पहले इन्होंने क्या देखा, शुक्राणुओं को देखा। और ल्यूवेनहॉक को बैक्टीरियोलॉजी का फादर भी कहा जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया की खोज भी इन्होंने की थी। तो देखिए साइज की यदि बात करें तो कितनी होती है, 0.05 मिलीमीटर, वही 50 माइक्रोमीटर यदि माइक्रोमीटर में हम बात करें तो। देखिए मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं शुक्राणु की संरचना में, मुख्य 4 भाग होते हैं, ठीक है। देखिए शुक्राणु की संरचना में मुख्य 4 भाग, ये मुख्य 4 भाग हैं। तो शुक्राणु की संरचना में 4 भाग दिखाई देते हैं। पहला है शीर्ष या हेड, दूसरा है ग्रेवा, तीसरा है मध्य भाग, चौथा है पूंछ। तो इन चारों भागों को आइए हम डिटेल में एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं हेड या सिरा क्या होता है। देखिए हमारे पास एक परिपक्व स्पर्म यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। इस स्पर्म में देखिए आपको 4 भाग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे ऊपरी का जो भाग होता है, ये भाग क्या कहलाता है, सिरा या हेड। देखिए सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहला भाग जो है वो है शीर्ष या हेड। देखिए पहला भाग क्या है, पहला भाग है शीर्ष, या इसको हम क्या बोलते हैं, शीर्ष या हेड। तो देखिए शीर्ष या हेड की यदि हम बात करें तो इसके शीर्ष या हेड में देखिए ये ऊपर का भाग जो होता है, ऊपर का भाग क्या कहलाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग, ये हेड कहलाता है, ये सिर कहलाता है या शीर्ष कहलाता है। शीर्ष या सिर वही है, शीर्ष, या इसको इंग्लिश में बोले तो हेड। तो देखिए ऊपर का भाग क्या कहलाता है, ये शीर्ष कहलाता है। अब इस शीर्ष में 2 चीजें होती है, एक तो होता है कैपनुमा संरचना, जिसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। एक संरचना क्या है, एक्रोसोम, और दूसरा क्या है, केंद्रक। देखिए हेड में 2 चीजें मुख्य रूप से पाई जाती है, पहला क्या है, केंद्रक, और दूसरा क्या है, दूसरा है एक्रोसोम। तो देखिए मुख्य रूप से यहाँ पे 2 चीजें पाई जाती है इसके हेड में। पहला क्या है, केंद्रक, या इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो देखिए केंद्रक की यदि हम बात करें
तो इसके केंद्रक में क्या होता है, इसके केंद्रक में कुछ आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, यानी जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, कुछ आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, कुछ आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। तो केंद्रक में क्या होते हैं, कुछ जेनेटिक मटेरियल्स या आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। और बेसिकली यदि बात करें ये आनुवांशिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ जो है मुख्य रूप से डीएनए होता है और इसके साथ में प्रोटीन भी कुछ मात्रा में पाई जाती है। तो केंद्रक से आपको इतनी चीजें याद रखनी है कि केंद्रक जो है इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं जो कि आनुवांशिक लक्षणों का आवागमन करते हैं स्पर्म के माध्यम से। और दूसरी बात क्या है कि आनुवांशिक पदार्थ इसमें क्या होता है, डीएनए होता है और उसके साथ में कुछ मात्रा में क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो आपको केंद्रक से ये चीजें याद रखनी है। अब इसमें देखिए एक दूसरी चीज क्या है, एक्रोसोम। तो ये एक्रोसोम देखिए, ये एक्रोसोम कहलाता है। ये ऊपर का जो कैप लाइक स्ट्रक्चर, एक्रोसोम कैसा होता है, एक टोपी नुमा संरचना, ये कैसी होती है, टोपी नुमा संरचना होती है। ये इसको हम बोलते हैं कैप लाइक स्ट्रक्चर। तो देखिए एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये टोपी नुमा संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। अब इस एक्रोसोम का निर्माण कहाँ होता है, तो एक्रोसोम का देखिए निर्माण किससे होता है, एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है, गोल्जी बॉडी से होता है। किससे होता है, गोल्जी बॉडी। एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है, गोल्जी बॉडी से होता है। तो एक्रोसोम क्या करता है कि जब ये इंटर करता है किसके अंदर, जब ये किसी ओवम के अंदर या किसी अंडाणु के अंदर ये इंटर करता है तो उसकी भित्ति को फाड़ने का काम करता है, ठीक है, यानी उसकी भित्ति में प्रवेश करने के लिए ये उसको फाड़ने का काम करता है। तो देखिए टोपी नुमा संरचना होती है, एक्रोसोम होता है और इसमें क्या होते हैं, गोल्जी बॉडी होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कुछ स्पर्म लाइसिन पदार्थ का निर्माण करते हैं, ये कुछ स्पर्म लाइसिन पदार्थ का निर्माण करते हैं। और ये स्पर्म लाइसिन पदार्थ ही क्या करते हैं कि अंडाशय में जैसे ही अंड में स्पर्म जो है प्रवेश करेगा वो उसकी भित्ति को तोड़ने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से स्पर्म लाइसिन का निर्माण होता है। कहाँ होता है, ये एक्रोसोम में इसका निर्माण होता है, जो कि क्या करते हैं, निषेचन के समय जो अंड होता है उसमें जब प्रवेश करते हैं तो उसकी भित्ति को तोड़ने का कार्य करते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें इसकी संरचना में दूसरे भाग की, तो देखिए यहाँ पे इसकी संरचना का जो पहला भाग है वो तो क्या है हमारा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। इसके बाद देखिए यदि हम इसके दूसरे भाग की बात करें तो दूसरा भाग क्या कहलाता है, इसका ग्रेवा या नेक कहलाता है। अब देखिए पहला भाग तो हमने देख लिया, इसके बाद देखिए दूसरा भाग जो हमारा है वो क्या है, इसको बोलते हैं ग्रीवा या इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेक। तो देखिए नेक या ग्रीवा की यदि हम बात करें तो यहां से लेकर के ये बीच तक की संरचना, ये संरचना को हम क्या बोलते हैं, ग्रीवा या इसको बोलते हैं नेक। यानी ये एक तरह से क्या है, नेक यानी गर्दन है। तो ये क्या है, एक तरह से स्पर्म की हम समझ सकते हैं गर्दन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो ग्रीवा वाला भाग होता है, ठीक है, इस ग्रीवा वाले भाग में देखिए यहाँ पे दो चीजें होती है, एक तो होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा होता है डिस्टल सेंट्रियोल। क्या होता है, एक होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा होता है डिस्टल सेंट्रियोल। इसमें देखिए दो चीजें होती है, एक तो होती है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरी होती है डिस्टल सेंट्रियोल। देखिए प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का मतलब क्या होता है, प्रोक्सिमल का मतलब होता है समीपस्थ यानी पास में। तो प्रोक्सिमल का मतलब क्या होता है, समीपस्थ। और सेंट्रियोल का मतलब क्या होता है, सेंट्रियोल का मतलब होता है तारक केंद्र। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तारक केंद्र। तो देखिए प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है यह ऊपर की ओर होता है। देखिए ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कहलाता है, या इसको हम समीपस्थ केंद्रक बोलते हैं। ये वाली संरचना जो है ये वाली, इसको क्या बोलते हैं हम, समीपस्थ सेंट्रियोल बोलते हैं। और जो हमारी ये दूसरी संरचना इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या, डिस्टल सेंट्रियोल। अब देखिए ये जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल है ये आप लोगों को एक के नीचे एक दिख रहे हैं, यानी ऊपर वाला जो सेंट्रियोल है
और इसके जो जस्ट नीचे सेंट्रियोल है, ये दोनों एक दूसरे के एकदम सामने है, यानी इन दोनों के बीच जो है 90 डिग्री होता है, ठीक है, अंतर 90 डिग्री का होता है, यानी ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर स्थित रहते हैं, एक दूसरे के जस्ट ऊपर स्थिर रहते हैं। अब देखिए डिस्टल सेंट्रियोल का मतलब क्या होता है, डिस्टल का मतलब होता है दूरस्थ और सेंट्रियोल का मतलब होता है तारक केंद्र। तो इसमें दो प्रकार के मुख्य रूप से तारक केंद्र पाए जाते हैं। एक तारक केंद्र होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, जिसको कि हम बोलते हैं समीपस्थ तारक केंद्र, और दूसरा क्या होता है दूरस्थ का तारक केंद्र। ये दोनों भाग क्या कहलाते हैं, प्रोक्सिमल और डिस्टल। अब देखिए इस भाग के बाद आता है एक तीसरा भाग। तीसरा भाग होता है मध्य भाग, जिसको कि हम क्या बोलते हैं मिडिल पीस बोलते हैं। दूसरा भाग हो गया ग्रीवा, पहला भाग क्या हो गया हेड या शीर्ष। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अब दो चीजें और बची है, पहली क्या है मध्य भाग और दूसरा क्या है पूंछ। दो चीजें तो हो गई, पहला हो गया शीर्ष या हेड, दूसरा क्या हो गया ग्रेवा या नेक। अब इसके बाद देखिए तीसरी चीज क्या है, इसमें तीसरा है अब मध्य भाग। तीसरा क्या है मध्य भाग। तो मध्य भाग की यदि हम बात करें, इसको क्या बोलते हैं मिडिल पीस, मिडिल मध्य भाग या मिडिल पीस। तो देखिए मध्य भाग या मिडिल पीस की यदि हम बात करें तो पूरे की पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो संरचना है, इसको हम क्या बोलते हैं मिडिल पीस या मध्य भाग बोलते हैं। अब इस मध्य भाग की क्या विशेषता है कि इस मध्य भाग में आपको क्या दिख रहा है, देखिए ये एक पूरी लंबी नुमा संरचना है जो कि यहाँ से स्टार्ट होकर के पूंछ के लास्ट एंड तक गई है। जो देखिए ये दो पट्टी में दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की जो पूरी की पूरी ये जो लाइन बनी है, इसको हम क्या बोलते हैं अक्षीय तंतु, यानी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या एक्सियल फिलामेंट। इसको हम बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट। तो देखिए ये जो एक्सियल फिलामेंट है या अक्षीय तंतु, तो देखिए अक्षीय तंतु या एक्सियल फिलामेंट जो होता है, इसमें क्या है मुख्य रूप से, इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि जो एक्सियल फिलामेंट होता है यह मिडिल पीस से स्टार्ट हो जाता है, यह मिडिल पीस से देखिए स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यह पूंछ के एंड तक होता है। तो देखिए अक्षीय तंतु इनमें उपस्थित होता है। मध्य भाग में आप क्या बताओगे कि इसमें जो अक्षीय तंतु है वो उपस्थित होता है, यानी एक्सियल फिलामेंट इसमें उपस्थित होता है। और इसके बाद एक चीज क्या याद रखनी है कि मध्य भाग में क्या होता है, ये देखिए आप कई सारी मुड़ी मुड़ी ऐसी संरचनाएं दिख रही है जिसको हम क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके अंदर एक चीज और होती है, पहला तो हो गया एक्सियल फिलामेंट और दूसरा क्या हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, ये हो गई माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की क्या खासियत है कि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें क्या करता है ऊर्जा का केंद्र होता है। तो यह ऊर्जा का मुख्य केंद्र होता है, ऊर्जा का मुख्य केंद्र। तो इसमें ऊर्जा का मुख्य केंद्र क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि इसको एनर्जी प्रोड्यूस करेगा स्पर्म को। अब देखिए यहाँ पर से क्या होगा, तीसरा भाग भी हमारा समाप्त हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा चौथा और आखिरी भाग। चौथे भाग को हम क्या बोलते हैं, चौथा भाग है हमारा पूंछ या टेल, पूंछ या इसको हम बोलते हैं टेल। तो देखिए यदि पूंछ या टेल की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से हमको क्या देखना है कि ये सबसे पतला और लास्ट भाग होता है। ये कैसा भाग होता है, ये लास्ट और पतला भाग होता है। यह सबसे अंतिम व पतला भाग होता है। यह सबसे अंतिम व पतला भाग होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें भी अक्षीय तंतु उपस्थित होते हैं। देखिए ये अक्षीय तंतु ना केवल मध्य पीस में है बल्कि ये पूरे के पूरे पूंछ तक में फैले होते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी एक्सियल फिलामेंट होते हैं, एक्सियल फिलामेंट या अक्षीय तंतु होते हैं, एक्सियल फिलामेंट। तो देखिए इसमें भी एक्सियल फिलामेंट या अक्षीय तंतु पाए जाते हैं। और ये क्या करता है कि ये एक्सियल फिलामेंट के सहायता से ये जो पूंछ होता है ये एक स्थान से गमन करने के लिए या गति करने के लिए क्या करता है, सहायता करता है। तो इस प्रकार से आई होप कि स्पर्म की संरचना जो है, स्ट्रक्चर है, आपको समझ में आ गई होगी।
तो इसकी संरचना में मुख्य रूप से 4 बिंदु होते हैं। पहला होता है शीर्ष या हेड, जिसमें कि केंद्रक और क्या होते हैं, एक्रोसोम होते हैं। एक्रोसोम एक कैप लाइक संरचना होती है और ये कैप लाइक संरचना जो इसका निर्माण है कहाँ से होता है, गोल्जी बॉडी से होता है। और एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो गोल्जी बॉडी से इसका निर्माण तो हो गया, लेकिन इसके अंदर स्पर्म लाइसिन पदार्थ जो है स्रावित होते हैं, जो कि निषेचन के वक्त क्या करते हैं, अंड में प्रवेश करने के लिए उसकी भित्ति को फाड़ने का या तोड़ने का कार्य करते हैं। इसके बाद दूसरा भाग आता है ग्रेवा, या जिसको बोलते हैं नेक। नेक का कार्य क्या होता है कि इसमें 2 प्रकार के तारक केंद्र होते हैं जो कि 90 डिग्री के एंगल में स्थित होते हैं। तारक केंद्र जो है 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है प्रोक्सिमल तारक केंद्र, या इसको हम प्रोक्सिमल सेंट्रियोल बोलते हैं, और दूसरा होता है उसके नीचे दूरस्थ समीपस्थ केंद्र। अब इसके बाद तीसरा भाग क्या होता है, तीसरा भाग होता है मध्य पीस, या जिसको बोलते हैं मिडिल पीस या मध्य भाग। अब मध्य भाग में मुख्य रूप से क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया एक सीढ़ीनुमा संरचना इसमें होती है, और ये एक तरह से जटिल संरचना इसमें बनी होती है, जो कि क्या करते हैं, मुख्य रूप से एनर्जी का स्रोत होती है या ऊर्जा का स्रोत होती है, जिसमें से एनर्जी ली जाती है। और इस स्पर्म के यदि चौथे भाग की हम बात करें तो इसमें भी क्या होता है, अक्षीय तंतु होता है, जिसको कि हम पूंछ कहते हैं। यह सबसे अंतिम वाला भाग और पतला भाग होता है, और इस भाग में के द्वारा ही क्या करता है, जो कोई भी स्पर्म है वो उसमें क्या होती है, गति पाई जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।